नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाना जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आपके यानी कि प्रदेशवासियों के भले के लिए बनाई जा रही है। साथ ही हम आपको बताते हैं सरकार की तमाम नई और पुरानी परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में जो कि आपके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए कल्याणकारी होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ाने और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैक टू बैक दुबई के 2 दौरे किए। दोनों ही दौरों के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी दी है पत्रकारों को कि जब वो वहां पर गए तो क्या कुछ अनुभव उनके हुए और हरियाणा के लिए वो क्या कुछ लेकर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। बैक टू बैक 2 दुबई दौरे, एक मिशन, कई किलोमीटर की यात्रा। सीएम दुबई से आए, सौगात ही सौगात लाए। हरियाणा में करोड़ों का निवेश करेंगी विदेशी कंपनियां। हरियाणा को विकास के पथ पर अग्रसर करने में मनोहर सरकार का एक बड़ा योगदान रहा है। पिछले 8 सालों में हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ। हरियाणा में निवेश भी बढ़ा, तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा योगदान है। एक बार फिर हरियाणा के विकास को लेकर और निवेश को बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई पहुंचे। एक हफ्ते में 2 दुबई टूर के बाद चंडीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की और अपने पहले दौरे के मकसद के बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन दोनों दिन सूबे में 10,000 एकड़ में बनने जा रही जंगल सफारी शुरू करने के लिए शारजाह वो गए थे। राज्य की जंगल सफारी के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके बारे में सीएम ने बारीकी से बताया। हम एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं और प्रत्यक्ष शारजाह की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया। उसका पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है। तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं है कोई। सर, नेचुरल सफारी, ये क्यूरेटेड सफारी तो विश्व की सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, लेकिन वो सारी कंसल्टेशन चल रही है। जब ये बनकर के सारा प्रारूप इसका तैयार होगा तो हमारे सामने वो आएगी। तो इस सफारी के संबंध में कुछ विषय जो जानकारी के लिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें हमने अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो हैं इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक
चीते ला करके और जो एक वहाँ इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियाँ कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं, लेकिन मछलियाँ या मगरमच्छ इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहाँ रहेगा ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीज़ें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी वहाँ प्रदर्शनियाँ उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहाँ प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट एक इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का एक प्रारूप ये निकल करके आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नज़दीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहाँ के इलाके के आसपास के गाँवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं, गैरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बारगुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। अरावली फाउंडेशन की एक स्थापना की जाएगी, उस फाउंडेशन के माध्यम से पूरी परियोजना केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य भी कोई इसमें स्टेक होल्डर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे उसका भी हम अभी खुला रखा हुआ हमने इस सारे विषय को लेकर के, और ये बनाया जाएगा इसका अध्ययन करने के लिए। और इसका जो प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, उसको भी हमने जिम्मे लगाया है, उनसे भी इसका अध्ययन कराया जाएगा, उससे सहायता ली जाएगी। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38, सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्थाएं वो सब करेंगे। ऐसा अभी तक योजना बनाई जा रही है कि पक्षियों की 180 प्रजातियां जो सामान्यतः अभी भी जब आसपास की जो लेक्स हैं, विदेश की बहुत सी प्रजातियां वहां आती हैं मौसम के हिसाब से, साइबेरिया तक, रशिया तक सारी प्रजातियां, अफ्रीका से भी कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो क्या उसको बोलते हैं, प्रवासी पक्षी, माइग्रेशन। तो उनकी जो माइग्रेशन होती है, मैमल्स और जो स्तनधारी वन्य जीव होते हैं उनकी भी 15 प्रजातियां ये इसके अंदर होंगी। रेप्टाइल्स और जमीन पर रेंगने वाले, पानी में रहने वाले पशु ऐसी 29 प्रजातियां ये चिन्हित की गई हैं जिसके अंदर होंगी। तितलियों की 57 प्रजातियां ये इसमें होंगी। तो ये एक प्रारंभिक जो इसकी स्टडी है ये सब हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यानी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो कंपनसेटरी इसका जो अमाउंट वो मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का, उसको डिफॉरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हरियाणा को कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में हम कुछ फॉरेस्ट एरिया बना दें और वो डिफॉरेस्ट एरिया हो जाए तो उसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो हरियाणा को दे सकते हैं। उसी के कारण से ये इतना बड़ा सफारी का ये
जो प्रोजेक्ट है ये उसका तैयार होगा, ताकि इसको फॉरेस्ट एरिया में वो कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसमें इस सफारी बनाने के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने 3 और 4 अक्टूबर के दुबई टूर का ब्यौरा देते हुए कहा कि ग्लोबल सिटी के लिए 13 दुबई की बड़ी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट में राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा कई कंपनियों ने हरियाणा में अलग अलग प्रोजेक्ट में भी रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा में निवेश ही निवेश आएगा। वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहाँ लगाए हैं, और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSIDC ने एक्वायर कर रखी है, और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक आध इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाएं। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसके लिए विभिन्न लेवल के रोड शो हम कर लिए हैं लगभग। अब तो समाप्ति पर यह है कि 4 रोड शो इसके हुए हैं, 2 गुरुग्राम में, 1 मुंबई में और 1 दुबई में। तो 4 रोड शो, ये चौथा रोड शो इसमें था। और इस दिन जो हमारी यात्रा में इस विषय को लेकर के, ग्लोबल सिटी को लेकर के जो वहाँ पर कंपनियाँ आई, 13 कंपनियाँ, उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर आई हैं। अब उनके बारे में अगर जानकारी बतानी है तो मैं बता सकता हूँ कि दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज़, नखील, DP वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज़, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताब्रीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डलंड्स प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी ये 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से और वर्ल्ड वाइड ये काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा इनके काम दुबई में है। दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहाँ हैं। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ है। तो उस MR के, जैसे हमारे गुरुग्राम में हम DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है। MR ग्रुप गुरुग्राम में भी काम कर रहा है, देश के, दुनिया के और भी कोनों में काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहाँ आए थे, सब ने बहुत उत्साह अपना वो दिखाया है। तो उसके नाते से ये जो हमारा एक, उसके बाद नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे, और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, FMCG का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहाँ की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA, इन्होंने भी, और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो हमारा नांगल चौधरी है, और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस यात्रा के दौरान प्लेसमेंट को लेकर भी कंपनियों से बातचीत हुई। इसमें 8 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसके जरिए हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को वहां नौकरी करने का मौका मिलेगा। सरकार ने अभी 1 लाख युवाओं को दुनिया के विभिन्न देशों में रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। एक कंपनी ने एक छोटा ऑर्डर भी दिया है। हाउसकीपिंग की डिमांड आई है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीबी रेखा से नीचे युवाओं को प्रशिक्षित कर वहां भेजने की योजना है। एक हमने वहां जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने मैंने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड
वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए, और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहाँ उनको भी लेकर के गए थे, ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन्स की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है, सब लोगों ने कहा कि सेकेंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ अभी पहुँचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए, कि अभी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा और उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। हम इसमें अपना जो हमारा जो पोर्टल है, परिवार पहचान पत्र नहीं, हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही जो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी ट्रेनिंग करा कर उनको वहाँ भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। वहीं प्रदेश में चल रही धान की खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि धान की खरीद को लेकर मंडियों में मौजूदा स्थिति क्या है। साथ ही किसानों के नुकसान को लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए, किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। कोई अगर उसकी कोई अपील होगी तो ऊपर वो अपील भी कर सकेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से इस सारे काम को हम कर सकें, इस प्रकार का एक विषय और जो हमने पहली बार ये शुरू किया है। हरियाणा में विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। मुख्यमंत्री के 2 बैक टू बैक दुबई दौरे और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा का असर आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा और इस यात्रा का बड़ा फल कुछ समय में धरातल पर भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की ये दुबई दौरे सौगात ही सौगात लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट वितरित कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में 5,107 छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 11वीं कक्षा की छात्राओं को ये टैबलेट वितरित किए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षक का स्तर बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। जहां एक तरफ शिक्षकों की भर्ती की जा रही है,
तो वहीं छात्रों की सुविधाओं के लिए उन्हें मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा के जरिए टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 11वीं कक्षा की 5160 छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को टैबलेट वितरित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2.5 लाख छात्राओं को टैबलेट बांटे जा चुके हैं और करीब 6 लाख बच्चों को टैबलेट बांटे जाने हैं। फरीदाबाद में भी टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर करीब 5160 छात्राओं को उन्होंने अपने हाथों से टैबलेट दिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और सरकार का यही लक्ष्य है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा जो माँ बाप बच्चों को टैबलेट दिलाने में असमर्थ हैं, उनके बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सके। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं और हरियाणा इसमें सबसे आगे भी है। 5100 बालिकाओं को, छात्राओं को ये टैबलेट वितरित किए गए हैं और इनसे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के अलावा जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी प्राप्त होगा और बच्चों को जो भारी बस्ता लाद के चलते थे उससे मुक्ति मिलेगी और सारी किताबें उस एक टैबलेट में होंगी। घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, जाते हुए भी रास्ते में पढ़ सकते हैं। मतलब इसका जो दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार 2020 में लेके आई, जिस विषय में छात्र की रुचि है उस तरह की उसको शिक्षा मिले, इस सब को देखकर मोदी मनोहर जी की सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है ये टैबलेट बांटने का काम पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मोदी मनोहर जी की सरकार ने हरियाणा में किया है। 2.5 लाख छात्राओं को अब तक बांट चुके हैं। इसको आगे बढ़ाने की 6 लाख तक ले जाने का योजना हरियाणा सरकार की है। और देखिए टैबलेट जो अंत्योदय की सोच मोदी और मनोहर जी की सरकार लेके चल रही है, उस सोच को परिवर्तित कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जिन लोगों के पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, जो टैब खरीद नहीं सकते, जिनके माता पिता, ऐसे बच्चों की चिंता मोदी और मनोहर जी की सरकार ने की है कि उनको भी वो तमाम सुविधाएं मिलें जिनकी उनको ज़रूरत है। समय के साथ साथ वो सारे काम में मोदी और मनोहर जी की सरकार लग रही है। ऐसे तमाम देश के लोगों को, बच्चों की नहीं, तमाम ऐसे लोगों की चिंता मोदी और मनोहर जी की सरकार कर रही है जो इस समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है। उसको सशक्त करना, उसको स्वावलंबी बनाना, उसको देश की मुख्य धारा में लाना, यही संकल्प लेके मोदी और मनोहर जी की सरकार चल रही है। कार्यक्रम में विधायक सीमा त्रिखा, जिले के डीसी विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर 6 विधानसभा के सरकारी स्कूली बच्चों को टैबलेट वितरण के लिए बुलाया गया था और 5160 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा सरकार की तरफ से ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट, 2 GB इंटरनेट डाटा व सॉफ्टवेयर दिए जाने की प्रशंसा हो रही है। समय के साथ बदलती हुई दुनिया में शिक्षण और अधिगम के तरीकों में भी बदलाव आया है। ऐसे में अब किताबों से और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। ये टैबलेट्स और इंटरनेट की दुनिया बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता मुहैया करा पाएगी, जिससे बच्चे केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होंगे, उससे आगे बढ़कर भी सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। सरकार का यह कदम वाकई प्रशंसनीय है। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।